जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए हिंदी का कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले हम यूनिट 7 पढ़ रहे थे, जो कि कहानी है। और उस क्रम में हमारी छठा कहानी पिता पढ़ने वाले थे। सबसे पहले इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें हमने ऑलरेडी बना दिया है और लाइन बाय लाइन करके छठी कहानी जो है वो क्रम से रख दिए हैं। उससे पहले एक और वीडियो है जिसमें कहानियों का क्रम है। उसके बाद से इसको पढ़ेंगे और जिस वीडियो की जरूरत पड़ेगी आप एक एक करके उसको देखते जाइएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा उससे पहले हट करके आपके एग्जाम से रिलेटेड दो तीन बातें। सबसे पहले क्या है कि जिन किसी को भी लगता है ना कि हम शॉर्टकट अपना करके नेट क्रैक कर लेंगे, तो देखिए कोई इसमें दो राय नहीं है। यदि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं तो नेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आपका उद्देश्य नेट क्वालिफाई करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि नेट से रिलेटेड अन्य एग्जाम जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिस जिससे कि आपका अंतिम क्या बोलते हैं चयन हो सके। तो इसका उद्देश्य आपको रखना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप एपीआई स्कूल के थ्रू कहीं पे गेस्ट टीचर बनते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो उसके लिए यदि आप जेआरएफ कर जाते हैं, ठीक है, तो जेआरएफ में आपको जैसे जैसे नेट के लिए अगर कहीं 7 नंबर मिलता है, कहीं 5 नंबर मिलता है, तो आप जेआरएफ कर लेंगे ना तो 3 नंबर, 2 से 3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट ही होगा। तो इसीलिए ये आपका जेआरएफ कब होगा? जब आप डीपली पढ़ेंगे तब होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक तो अच्छी खासी नोट्स बनाने होंगे और वो नोट्स तब तक रखना होगा जब तक कि आपका अंतिम चयन नहीं हो जाता। दूसरा चीज ये भी है ना कि अंतिम चयन भी होगा, उसके बाद भी आप यदि बच्चों को पढ़ाने जाइएगा, तो एक टीचर, अगर कोई टीचर कहे कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो इसका अर्थ है कि वो अच्छा पढ़ाता नहीं है। क्योंकि यदि आपको अच्छा पढ़ाना है तो हमेशा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है। तो इसी तरह से आखिर वो नोट उस समय भी काम आएंगे। तो आप जब तक अपने आप को जितना खींचिएगा उतना ही आप में चमक आएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप ऊपर ऊपर की बातें ना करें, ठीक है, डीपली जाएं, गहराई से पढ़ें। वो आपके जीवन में काम आने वाला है। और इसी क्रम में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि बातें ज्यादा ना हो। अन्य लोग आते हैं पूरे टीचर पे भौवाल, जो लोग हैं वो लोग भौकाल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं डायरेक्ट एक ही चीज कहता हूँ कि आइए बिना देर किए हुए चैनल को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पिता कहानी। एक लंबी कहानी है, लेकिन देखते हैं इसको। तो पिता का जो प्रकाशन वर्ष था ना 1965 में हुआ है। और इसके लेखक ज्ञान रंजन है। ज्ञान रंजन जो है, इनका जन्म 1932 में हुआ है। कई बार एग्जाम में ना सवाल पूछ लेता है कि इनके जो लेखक है ना उनका जन्म काल के अनुसार उनका क्रम लगाएं। अच्छा, दूसरी बात एक थी आपसे जो करनी थी कि जितने भी मेरे वीडियो है ना उसको आप 1.5 या दोगुनी स्पीड से देखिएगा। इससे क्या फायदा होगा ना, आपका एक समय बचेगा और जो मूल कंटेंट आपको चाहिए था वो आपको ऑलरेडी मिलेगा भी। या आपको इन फ्यूचर रिवीजन करना है ना तो दोगुने स्पीड करके आप कोई बेसिक काम कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा ना कि आपके वीडियो जो है ना रिवीजन हो जाएंगे। तो आप 1.5 या 2 पर भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या उल्लिखित स्थान धूमनगंज और खुलदाबाद का इसमें नाम आया है। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे। सुधीर है जो कि पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है। उसके बाद से पिता जो है जिद्दी है, रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं। और ये क्या है ना पुरानी विचारधारा वाले हैं। दोनों के बीच मीठी नोक झोंक देखने को मिलती है। और दरअसल ये जो झोंक है ना वो रिश्तों की झोंक नहीं है, बल्कि जवानी का झोंक है, सोच का झोंक है। तो नोक झोंक है, आप पढ़ेंगे आगे चल के। देवा कौन है? सुधीर की पत्नी है। कप्तान भाई कौन है? सुधीर का भाई है जो कि वायुसेना में कार्यरत है। और एक दादा भाई हैं, ठीक है, ये भी इनके भाई ही हैं। तो ये लोग 3 भाई हैं और एक बहन है। अब हम नीचे बात कर लेते हैं लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में आप देखेंगे तो ये जो लेखक है साठोत्तरी काल के प्रभावकारी कथाकार व संपादक रहे। इनका जन्म 1936 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके कहानी संग्रह जो है फैंस की इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, संपादन इन्होंने किया था पहल पत्रिका का। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। तो ये इसकी प्रमुख की पॉइंट थे। अब हम शुरू करते हैं पिता कहानी को। अब यहाँ से देखेंगे, उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए। और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि वो ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भारी है, और रात गए ऐसा होना उचित नहीं। आरंभ में क्या है, रात्रि का प्रवेश है।
अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी थरथराती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब गाड़ी गुजरती तब लोग एक प्रहर खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सबने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाली मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जो सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराने होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों के भी लोग शायद उसकी ही तरह जम्हाइयां ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। अभी वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने ढंग से दौड़कर जिधर से रोना आ रहा था, हट हट चिल्लाए। जब वो घूम फिर कर लौट रहा था तब पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता की गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या हो गए कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियों दिक्कत से पहुंचती है। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है। एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते लगाते हुए, ताकि कोई सेंध में न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी लोग दूसरे दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे होंगे, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है, जो दूसरे को आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शा के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहे होंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं, या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग काफी चिरौरी किया करते थे। जब लोग हार गए, जानने लगे कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। ये इंपोर्टेंट पक्तियां हैं इस कहानी की। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कूला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती की लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते। तभी पिता आसानी से उसे टाल गए।
लड़कों द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भाव सिकुड़कर उसकी बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी अमावट, गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के कुल्लू का सेव मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद बाहर आम के दो शिकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है कि पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे, टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमलों में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चुक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर देर एक ही तरह टिकने से उनकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खींच हुई। कई बार कहा है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए और चौकीदारों की तरह रात भर पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की आड़ में कोई ऐसा झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं, टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। लोगों को बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए, झूठी बेनेटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हो। लोगों को बोलना चुटकी भर में धरा का धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर एक दूसरा, फिर एक बहन और फिर तीसरा। चुपचाप सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ आ जाएगी और पिता, विजयी पिता, कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार में सौदा लेने चले जाएंगे। तो कौन कौन है? माता पिता है, 3 भाई हैं, एक बहन है। स्पष्ट हो रहा है ऊपर की पंक्तियों से। बातें करेंगे। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपनी साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं, यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते। फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वो सोचते हुए उठा, कमरे में घूमने सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की, पर अपने आप को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वो भूल नहीं सकता था। पिछले जाड़ों में अपने लोग को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और उसी फुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इसी बात पर पिता ने काफी हिकारत उगली। वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने जमाने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं ना, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वो अपनी जीत को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया, जहां चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदाया, ऐ पिता, बाहर अब काकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी। मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी। वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से केवल वो 2 ग्रंथ ही पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत, नियमवत और रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भावायः
कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह सब देख सोचकर कोई इनको व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में ज़िंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है। उसके बाद से तभी बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। ठीक है? सुधीर और देवा का उनका एक बच्चा भी है छोटा-सा जो रोने लगा। आप देख सकते हैं, फिर नीचे आते हैं। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में कुछ सोचे, उसके शरीर को छूता रहे, ये भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ से देखते हैं। उन आँखों में हल्का जल जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता पुत्रों के बीच तो उन्हें जबरन खींच कर नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है। उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम्हारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, ब्रज अहंकारी हो। लेकिन कभी वह चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वो अनुभव करता था कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा कि पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने आप को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों का पसीना चूहा चूहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सूती बीबी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। हल्के हल्के हाथों के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन की यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपया महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथों में उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपये मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने छोटा भाई महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, सब एक पल में घट कर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त है कप्तान भाई। उसे लगा कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिसे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता के अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रह पूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। न लोको सेट से उड़ती इंजनों की संटिंग ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रक से होकर आती धूमनगंज की इक्के दुक्के की लौटती इक्को दुक्को की घोड़ों की टापे, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भाक। बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन विभत्सता में बोल रहा। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ जाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता, मरता बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय वह सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता ऊँघ गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम की टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खवार, कुत्ते बिल्लियों की हड़काना कुछ नहीं सुन पड़ रहा है। इस विचार से पिता सो गए होंगे। उन्हें परम शांति मिली होगी और लगा कि अब वो भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की बेअर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित हो गया। थोड़े समय उपरांत वो एकाएक उछक कर उठ गया और चारों तरफ देख पाने के लिए कुछ क्षण तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भींगी टांग पत्नी के बदन को छू गई। मुंह में बुरा सा स्वाद आ गया। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कूले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना कुछ अंधनींद में ही करता रहा। अब लास्ट में देखेंगे और इसमें 2 पीढ़ियों के बीच तीखी नोक झोंक है, मीठी नोक झोंक भी बोल सकते हैं इसको। और फिर नीचे आते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आएंगे और इसमें जो कुछ की पॉइंट्स है ना, उसकी पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में उससे भी सवाल बनते हैं। और यहाँ से हमारा शुरू होता है। आप यहाँ से देखिए, पिता देख सकते हैं ज्ञान रंजन, इनका जन्म 1932 में हुआ था और ये कहानी संग्रह जो है ना, फैंस के इधर उधर इसी में प्रकाशित हुआ था। और ये जो कहानी संग्रह में और कितनी कितनी कहानियां हैं उनका नाम आप देख लेंगे। दीवा, स्वप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद की फूल, आत्महत्या, सीमाएं,
फ्रेंड्स के इधर उधर से सोते हुए पिता, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, ये सभी कहानियां हैं जो कि इस कहानी संग्रह में है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे कुछ की पॉइंट्स में। कथा सार आप इसका देख लीजिए। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञानंदन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखक की दृष्टि स्थिति का पूरा पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्य वर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण है इसमें। और कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उनका आदतन स्वभाव था। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग है इसमें। अब हम थोड़ा सा नीचे और बात कर लेते हैं प्रमुख पक्षियों के बारे में। यहाँ तो उससे पहले प्रमुख जो पात्र है उसको देख लेंगे। सुधीर क्या है? पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, घनश्याम नगर का निवासी है। उसके बाद से पिता क्या है? जिद्दी हैं और लंबे समय तक गीता और रामायण का पाठ करने वाले हैं। गौड़ पात्र में देखेंगे तो देवा है, जो कि सुधीर की पत्नी है। कप्तान भाई है, सुधीर का भाई है, वायुसेना में कार्यरत है। दादा भाई, ये भी एक भाई है। फिर इसके प्रमुख उदाहरण देख लेंगे या प्रमुख पंक्तियां देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पंक्तियों से भी सवाल बनते हैं। तो प्रमुख पंक्तियां आप देखेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। लड़कों द्वारा बाजार से कोई लाई गई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोड़ देते हैं, और अपनी अमाउंट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों को श्रेष्ठता से वो कभी प्रभावित नहीं होते। वो अपना हाथ पाँव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेव मंगाने और दिल्ली के एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। फिर से एक ये भी प्रमुख पक्ति है। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। ये बात सच है, ये मैंने अपने घर में भी देखा है। क्योंकि घर में क्या है ना, महिलाओं का स्वतंत्र विचरण हो, इसीलिए जो पुरुष समाज है ना वो घर से बाहर रहते हैं, बगीचे में रहा करते हैं, या अपने लिए अलग बाहर एक छोटी सी कुटिया टाइप को बना लेते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया में अक्सर घोठा या बथान के नाम से जाना जाता है। उसका कंसेप्ट यही था। फिर अगला अगला क्या है? अगर कोई स्थित युद्ध ना होता तो पिता पुत्रों के बीच, ये भी आप पक्ति देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पक्ति है। इस तरह से ये कहानी हमारी खत्म हुई। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।